हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चाणक्य। आज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज हम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चनिंग करने वाले हैं पराग से। हमारे साथ अवेलेबल है पराग। पराग, सबसे पहले ट्रेडिंग चाणक्य में आपका स्वागत है सभी व्यूअर्स और मेरी तरफ से। बहुत सारे देखिए क्वेश्चंस होते हैं एक इंट्राडे ट्रेडर के, एफ एंड ओ ट्रेडर के, और आजकल ना क्रिप्टोस बहुत लोग कर रहे हैं, फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर। तो किसी को नहीं पता कि कितना टैक्स लगने वाला। हम कर तो लेते हैं, स्टार्ट कर ले होते हैं, लेकिन बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने आज से पहले टैक्स फाइलिंग नहीं करी होती है। डीमेट अकाउंट होता है, क्रिप्टो का अकाउंट होता है, ट्रेड कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो व्यूअर्स के होते हैं, टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन है, और एक एक करके मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आई होप कि सबको क्लियर हो जाएगा कि टैक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी क्लियर हो जाएगी आज के पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले मैं पराग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पराग सीए है, सीएस है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, सेबी रजिस्टर्ड, और बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से वो जानते हैं कि टैक्स क्या लगता है, कैसे लगता है, और कैसे हम लीगली अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पराग यही है मेरा कि जितने हमारे सेगमेंट्स है, इंट्राडे के, एफ एंड ओ के, और फ्यूचर्स के अंदर क्या टैक्स लगता है, कमोडिटीज में क्या लगता है, क्रिप्टोस के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, इनमें क्या टैक्स लगता है, तो प्लीज आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे मार्केट में अगर हम स्टार्ट करें, इंट्राडे से स्टार्ट करें तो इंट्राडे है कुछ नहीं। उसको हम नॉर्मली कैपिटल गेन्स करके एक कैटेगरी होती है इनकम टैक्स में, कि जब भी हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कैपिटल गेन में टैक्स होना चाहिए। पर जब हम इंट्राडे करते हैं, मतलब हमने कुछ डिलीवरी नहीं ली है, तो ये बिजनेस कैटेगरी में आ जाता है। और बिजनेस कैटेगरी में आते ही इसका टैक्सेशन पूरा बदल जाता है। लगता है मैंने आज खरीदा आज बेचा तो मुझे कोई टैक्स नहीं आना चाहिए, पर ये एक नॉर्मल बिजनेस ट्रेडिंग जैसा हो जाता है। और ट्रेडिंग करना मतलब आपका बिजनेस है, टैक्सेशन उसके हिसाब से आ जाता है। पर इंट्राडे की जो ट्रेडिंग है ये एक अलग कैटेगरी में आती है इनकम टैक्स में, जिसको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस बोलते हैं। और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के कुछ लॉज होते हैं। जैसे उसका लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी और बिजनेस से। आप उसको 8 साल तक नहीं ले जा सकते उसके लॉसेस को, उसको सिर्फ 4 साल तक लेके जा सकते हो। तो जो इंट्राडे हो उसको ध्यान से समझ के करना चाहिए, उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। यही अगर ये इंट्राडे अगर आपने डिलीवरी ले ली और सपोज स्विंग ट्रेड किया, स्विंग ट्रेड मतलब आपने कुछ दिन बाद इसको एक मूवमेंट को यूज करके, एक टेक्निकल मूवमेंट को यूज करके किया, तो वहां पे ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी आ सकता है। और अगर 12 महीने से ज्यादा रखा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ सकता है। अभी बायोफिकेशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ टैक्स रेट्स को डिफाइन करने के लिए है। इंट्राडे बिजनेस है तो वो स्लैब रेट के हिसाब से आ जाता है। कैपिटल गेन्स शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के अलग अलग रेट्स हैं। दूसरा अगर मैं बोलूं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी बिजनेस कैटेगरी में आता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस स्पेक्युलेटिव बिजनेस में नहीं आता। लोगों को लगता है मैं स्पेक्युलेटिव मतलब मैं उसको अंदाज से कर रहा हूँ, मैं टेक्निक लगा के कर रहा हूँ, इसमें कुछ असेट नहीं है, पीछे कुछ शेयर नहीं है, इट इज ये सिर्फ डिराइव कर रहा है वैल्यू। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैपिटल गेन में आ जाएगा और मैंने कुछ एसेट खरीदा है। इसका मतलब है ये भी बिजनेस में आता है और ये स्पेक्युलेटिव में भी नहीं आता है। ठीक है। तो ये नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, इसको नॉर्मल बिजनेस जैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसको दूसरी इनकम से सेट ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कैपिटल गेन हुआ, कहीं पे आपको फायदा हुआ, किसी म्यूचुअल फंड में फायदा हुआ, किसी शेयर्स में फायदा हुआ, और यहाँ लॉस हो गया, तो आप इसको सेट ऑफ करके टैक्स कम बचा सकते हो। यही अगर आप क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करते हो, तो जो हमारी सरकार है ना, क्रिप्टोज को बहुत स्ट्रिक्टली देखती है। उसमें टीडीएस भी काटती हैं। उसमें आपको जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो उसके एक्सपेंसेस आपको खर्चे जैसे अलाउड होते हैं। पर अगर आप क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके खर्चे भी अलाउड नहीं होते, उसमें कुछ नुकसान हो जाए वो भी अलाउड नहीं होता है। सपोज एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको 10,000 रुपए का लॉस हुआ है और 1 लाख रुपए का गेन हुआ है, तो सरकार उस लॉस को टोटली इग्नोर कर देती है, क्योंकि आपको नेट में तो 90,000 का गेन हुआ है। उस 90,000 पे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्रिप्टो को बहुत स्ट्रिक्ट नजर से देखती है, उसको थोड़ा पिनलाइज करती है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को। तो मतलब कि वो पूरे 1 लाख पे टैक्स लगा देती है, वो 10,000 को इग्नोर करके। तो जो आपका लॉस है वो वेस्ट हो गया, जो आपने उस पर खर्चे किए वो वेस्ट हो गए। वो आगे भी नहीं लेके जा सकते कि आगे सेट ऑफ कर लूं मैं। तो इस तरीके से क्रिप्टो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके। अच्छा, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं। जो क्रिप्टो वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को 10,000 रुपीज का लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिटकॉइन पर आज कोई फ्यूचर का ट्रेड लिया, उस पर 10,000 रुपीज का लॉस हो जाता है आज मुझे, आज ठीक है। नेक्स्ट डे मान लेते हैं कि मुझे 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। पूरे ईयर मैंने फाइनेंशियल ईयर कोई काम नहीं करा, एक दस सिर्फ ये हजार दो रुपए का ट्रेड लॉस है और एक 1 लाख का प्रॉफिट है, तो मुझे टैक्स 1 लाख के ऊपर देना है।
करेक्ट, मतलब आपने कितने भी ट्रांजैक्शंस किए होंगे पूरे साल में, वो उसमें से सारे लॉसेस निकाल के अलग कर दो, उनको इग्नोर कर दो। जो गेन्स हुए हैं सिर्फ उन पे टैक्स देना है। अब हो सकता है आपके लॉसेस लाखों रुपए के हो और गेन सिर्फ 10,000 रुपए का हो, तो उस यस। गेन पे आपको टैक्स लग जाएगा, लेकिन वो लॉसेस इग्नोर हो जाएंगे। तो ऐसे तो प्रॉफिट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर वैसे ही एज बहुत नॉमिनल से होते हैं और निकालने बड़े टिपिकल होते हैं। तो ऐसे कैसे हम अच्छा टैक्स लगेगा करेक्ट। कितना, कितना टैक्स देना है? तो क्रिप्टो में सबसे हाईएस्ट टैक्सेशन है, वो है 30%। 30% प्लस अगर आप सरचार्ज कैटेगरी में आते हो, अगर आपसे 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो सरचार्ज प्लस सेस। गवर्नमेंट उन्हीं चीजों को प्रमोट करती है जो सेफ होती है इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेफ होती है, तो गवर्नमेंट बोलती है लॉन्ग टर्म में मैं टैक्स भी कम लूंगा, देयर लाइक 12.5% ही दो। यही अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के इन्वेस्ट करते हो तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है, और गवर्नमेंट वो प्रमोट नहीं करना चाहती, तो उसमें वो 20% टैक्स लगा देती है। सिमिलरली क्रिप्टो और ज्यादा रिस्की हो जाता है, तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट नहीं करना चाहती, उसको अलग रखना चाहती है ताकि इन्वेस्टर सेफ रहें। सेफ रहने के लिए उनको क्रिप्टो से दूर रखने के लिए उनको टैक्सेशन हाई कर देते हैं, सो दैट आप बहुत ज्यादा आपका पूरा चंक क्रिप्टो में मत लगाओ। ठीक है, इट इज अ गुड एसेट क्लास, आप जा सकते हो, पर उसमें आप पूरा पैसा ना लगा दो, क्योंकि उसमें आपको लॉसेस भी ज्यादा होने के चांसेस हैं, टैक्स भी बहुत ज्यादा लगने का चांसेस है। आपको बकेटिंग प्रॉपर करनी होती है, कुछ अमाउंट आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रॉपर करनी होती है। राइट। पराग, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं, अब टैक्स स्लैब के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, फिर मेरा क्वेश्चन है कि किस किस टैक्स स्लैब के ऊपर कितना कितना टैक्स, हमारा इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, तो एक जो हमारा इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है वो स्लैब रेट से चलता है। स्लैब रेट ऐसे डिफाइन किया गया है कि आप जितना कमाते हो उस हिसाब से आपको टैक्स देना है। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो तो आपको बिल्कुल नहीं देना है, छोटे इनकम अर्नर हो यानी आपने कम कमाया है तो आप बिल्कुल टैक्स मत दो, आपने मिड में कमाया तो मिड के हिसाब से दो, और हाई पे हो तो हाई के हिसाब से दो। अब स्लैब रेट रिजीम्स के हिसाब से होता है, एक होती है पुरानी रिजीम चल रही है ओल्ड रिजीम, और एक नई आ गई है जिसको हम न्यू रिजीम बोल सकते हैं। अभी मैं आपको न्यू रिजीम के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में वो ना गवर्नमेंट के हिसाब से डिडक्शंस और उसमें नहीं जाते हैं, वो अपने फ्रीली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हमारी ऑडियंस के लिए ये रेलिवेंट है जो न्यू रिजीम है। न्यू रिजीम में अगर आप 4 लाख तक कुछ भी कमा रहे हैं ओवरऑल सारी इनकम मिला के, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख तक जा रहे हैं तो उस स्लैब पे, मतलब सिर्फ 4 लाख पे, यानी अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो 4 लाख पे 0 और 4 लाख पे 5% टैक्सेशन। सिमिलरली 4 4 लाख आप बढ़ाते जाएंगे और 5% इंटरेस्ट, द टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे। ये 24 लैक्स तक आपका चलेगा। 24 लैक्स के बाद ये 30% पहुंच जाएगा, जब ये 5% आप ऐड करेंगे दिस बिकम्स 30%। उसके ऊपर पूरा 30% है। सो दिस इज अ स्लैबरेट स्ट्रक्चर। आपकी 80% इनकम पे स्लैबरेट स्ट्रक्चर चलता है। कुछ इनकम आती है जिनको स्पेशल रेट बोलते हैं। स्पेशल रेट जैसे कैपिटल गेन हो गया, अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति में कुछ पैसे कमा लिए, आपने क्रिप्टो इन्वेस्ट कर दिया, तो उनके रेट डिफाइन कर दिए गवर्नमेंट ने, जिनको जैसे 30% बोल सकते हैं, या 20% होता है, या 12.5% होता है, वो डिफरेंट होता है। बट मेजरली स्लैब रेट से लगता है टैक्स। ओके। तो कौन बनेगा करोड़पति में, मान लेते हैं कि मैं 1 करोड़ जीत जाता हूँ, तो मुझे उस पर टैक्स पे करना है? उस पे सर, उस पे टीडीएस कटता है। मतलब जो कौन बनेगा करोड़पति में अगर आप 7 करोड़ रुपए जीत जाते हैं तो 7 करोड़ में से 30% प्लस, जस्ट बिकॉज वो सरचार्ज लिमिट के ऊपर है, तो सरचार्ज प्लस सेस, ये सब डिडक्ट करके ही आपको पैसा मिलता है। अब वो डिडक्ट करके कैसे मिलेगा, तो वहां पे टीसीएस के कौन से, वहां से वो आपसे कलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। अगर इन काइंड होता है, जैसे कार दे रहे हैं वो आपको, तो कार में आपको पैसा नहीं दे रहे हैं वो, तो वो आपसे कलेक्ट करते हैं पैसा, वो डिपॉजिट करते हैं और कार आपको दे देते हैं। अगर आपका कैश है तो उसमें से डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं और आपको दे देते हैं। राइट राइट राइट। अच्छा, एक एग्जांपल है। मान लेते हैं कि मेरा 3 लाख का पैकेज है। एनुअली मेरे पास सैलरी आ रही है 3 लाख की, ठीक है ना? और मान लेते हैं कि मैंने एफ एंड डो स्विंग वगैरह कुछ भी करके 1 लाख रुपए मैंने अर्न करा ईयर का, तो मेरी टोटल इनकम 4 लाख हो जाती है। तो क्या मुझे टैक्स भरना है या क्या मुझे रिटर्न फाइल करनी है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक 3 लाख से भी ले सकते हैं, एक 5 लाख से भी, क्योंकि पूरा बदल जाता है सिनेरियो। अब क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं कि अप टू 4 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं है, ये है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। गवर्नमेंट की टर्म्स में इसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं कि 4 लाख तक आपकी इनकम है तो टैक्स नहीं है।
इसमें क्या होता है, आपने जो एग्जांपल दिया कि 3 लाख रुपए मेरी नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम थी, मतलब सपोज सैलरी थी या बिजनेस से कमाया मैंने, और 1 लाख रुपए मैंने ट्रेड से कमाया, आपने ट्रेड ही बोला ना, या फिर शॉर्ट राइट टर्म राइट राइट, कैपिटल कमाया, ठीक है, शॉर्ट कुछ टर्म भी हो कैपिटल। सकता है, हाँ। अब वो अगर स्पेशल रेट, अगर स्लैब रेट की है तो वो तो एग्जेम्प्ट हो गई, 4 लाख ऐड सब कुछ ऐड कर लो, अगर वो 4 लाख के अंडर है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलें, तो वो स्पेशल रेट की इनकम है, वो स्लैब रेट में नहीं आती है। पर आपकी जो इनकम है जो स्लैब रेट में यूज हो चुकी है, सपोज 3 लाख यूज हो चुकी है और 1 लाख और आपके पास बचा है स्लैब रेट का, वो बेसिक एग्जेम्पशन के अंडर है ना, तो आपको उसका एग्जेम्पशन भी मिल जाता है। तो यहाँ 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। मैंने दूसरा एग्जाम्पल क्यों बोला 5 या 6 लाख से अगर हम इसको लें, क्योंकि वहां सब सिनेरियो बदल जाता है। अगर 6 लाख पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो टैक्सेशन स्लैब के हिसाब से हमें जीरो आएगा, क्योंकि आपने सुना होगा 12 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये स्लैब रेट स्ट्रक्चर तो है, पर गवर्नमेंट बोलती है अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से कम है तो जितना टैक्स है हम माफ कर देंगे, तो इट इज 100% डिस्काउंट। जैसे हमारा प्लान में टैक्स 100% कैशबैक दे रहा है, जैसे गवर्नमेंट 100% डिस्काउंट दे रही है उन लोगों को जिनकी 12 लाख से इनकम कम है। ओके। ओके अब यहाँ पे जो 6 लाख आपने कमाया, इसमें हम सपोज मान लेते 4-5 लाख आपने नॉर्मल स्लैब रेट वाला कमाया और 1 लाख आपने स्पेशल वाला कमाया, सपोज 20% से टैक्सेबल था। यहाँ सिनेरियो बदल जाता है। अब आपको लगेगा 12 लाख के अंदर है, मुझे कोई टैक्स नहीं भरना है, पर जो 5 लाख रुपए है उस पे तो टैक्स नहीं बनेगा, उस पे बनेगा 1 लाख पे 5%, जो गवर्नमेंट माफ कर देगी 100%। लेकिन जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो स्पेशल रेट है ना, सिंस आपने बेसिक एग्जेम्पशन यूटिलाइज कर लिया है और ये स्पेशल रेट है, इसको ये रिबेट मिलता ही नहीं है। ये 100% डिस्काउंट फ्रेश स्टॉक पे नहीं है जैसे हम कहीं जाते हैं और हमें डिस्काउंट मिलता है वैसा नहीं है। तो इस पे आपका 20% से टैक्स प्लस सेस कैलकुलेट हो जाएगा। तो 20,000 प्लस 4% सेस ऐसे कैलकुलेट होके आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा, इवन दो आपकी मात्र 6 लाख इनकम है। तो ये ओके, ध्यान रखनी है चीजें इसमें। ठीक है। पराग, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मुझे भी होती है इसकी। जब हम कोई एफ एंड ओ ट्रेड करते हैं ना, मान लेते हैं निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एसटीटी बहुत तेजी से इंक्रीज करे हैं। हम्म। तो नॉर्मली एक लॉट के ऊपर ना 700-800 रुपीज ना एसटीटी लगता है, जब हम उसको एग्जिट करते हैं, सेल करेक्ट। करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो डेली बाय करना होता है, डेली एग्जिट करना होता है। तो नॉर्मली 240 वर्किंग डेज होते हैं मार्केट में, 200 डेज मान लेते हैं कोई करता है। तो 800 रुपये के हिसाब से ना बहुत बड़ा एसटीटी हो जाता है। तो मान लेते हैं कि मेरा एसटीटी और मेरा प्रॉफिट बराबर है, और वैसे मुझे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है। मान लेते हैं कि 1 लाख का एसटीटी हुआ, 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, तो क्या मुझे टैक्स देना है या एसटीटी से सेटअप हो जाएगा वो? देखिए ये ना, ये हम अपने इनफ्लो और आउटफ्लो के हिसाब से देख रहे हैं, गवर्नमेंट के रूल्स थोड़े से अलग चलते हैं। गवर्नमेंट जब इसको कैलकुलेट करती है ना, तो वो आपकी जो नेट ट्रेडिंग बुक होती है ना, ट्रेडिंग में जो लॉस और गेन है उसके हिसाब से टैक्स लेती है। लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जो है टर्नओवर, क्योंकि ये बिजनेस है, मैंने शुरू में बोला था इसको नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस जैसा मानते हैं एफएनडो को। तो यहाँ ना टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ता है, और टर्नओवर होता है एब्सोल्यूट टर्म्स में। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब होता है कि आप सारे ट्रेड्स का ट्रांजेक्शन लो, उसमें से जितनी प्लस माइनस साइंस है वो हटा दो। यानी कि अगर -1000 है, +1000 है, -1000, क्योंकि एफ एंड ओ में प्लस और माइनस में ट्रेड्स होते हैं, तो जितने भी आपके प्लस माइनस उनको हटा दो, उन सबको ऐड करेंगे, उसको टर्नओवर बोलेंगे। और टर्नओवर से आपकी ऑडिट लिमिट्स, आपके डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस आ जाती है। तो वहां इस हिसाब से कैलकुलेट होता है। और एसटीटी, एज यू राइटली मेंशन, अगर आपका गेन है और एसटीटी है तो वो तो एज एन एक्सपेंस माइनस हो ही जाता है। तो अगर सेम लेवल है तो फिर वो टैक्स आएगा नहीं वहां, बिकॉज वो नेट ट्रेड बुक में आपको जीरो गेन दिखाएगा। आपका नेट बुक से ही इट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन द इनकम टैक्स, उसमें कुछ डिसअलाउंस या एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं है। नेट में जो आपको दिखेगा वो आपका गेन या लॉस है। ठीक, तो एफ एंड ओ पे टैक्स लगता कितना है? कितना परसेंट टैक्स लगेगा कि मैं एफ एंड ओ कर रहा हूँ, कमोडिटी में या फिर इक्विटी में? सो एफ एंड ओ आप जो कर रहे हैं, एफ एंड ओ विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, मतलब साधारण व्यवसाय माना जाएगा। साधारण व्यवसाय पे जो टैक्सेशन है वो आपका स्लैब रेट के हिसाब से आता है। तो एफ एंड ओ पे अगर आपका कुछ भी गेन या लॉस हुआ, उसमें स्लैब रेट स्ट्रक्चर लगेगा, जितनी इनकम आपकी टोटल आएगी उस हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बहुत बार ना ये हमने सुना है कि अगर हम एफ एंड ओ कर रहे हैं या फिर इंट्राडे कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम बहुत सारे एक्सपेंसेस
ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई रेंट के लिए ऑफिस यूज कर रहा हूँ, इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, या मैंने कोई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लिया है। तो अगर मैं कोई भी स्पेकुलेशन कर रहा हूँ जो बिजनेस इनकम में कंसीडर की जा रही है, तो ये सारे एक्सपेंसेस मैं दे सकता हूँ ताकि मेरी लायबिलिटी टैक्स की कम बने। तो इसका क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं? इसका रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है। आप इसको समझिए कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस को करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। अगर आप आज एक किराने की दुकान खोलते हैं तो आपको एक दुकान लगती है, उसका किराया लगता है, उसके सामान लगते हैं, उसका परचेजिंग लगता है। सिमिलरली आप इसको एक बिजनेस की तरह अगर आप ट्रीट कर रहे हैं और ये आपका रेगुलर बिजनेस है, मैं इसको उनको नहीं बोलूंगा जो कभी कभी करते हैं, जो रेगुलरली इसको करते हैं और वो डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से कि भाई मैं इतना ज्यादा इसको करता हूँ कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा फुल टाइम काम है। तो ये सारे एसेट्स उसके लिए एसेट्स हो जाते हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि ये जरूरी है फेंडो करने के लिए। और इनका डिडक्शन डायरेक्टली नहीं मिलता है कि आपने लैपटॉप खरीदा और डायरेक्टली मिल गया। लैपटॉप को आपको एसेट्स शो करके उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना होता है। डेप्रिसिएशन के इनकम टैक्स के कुछ रूल्स होते हैं, उस हिसाब से ही आप इसको थोड़ा थोड़ा करके थ्रू आउट द ईयर डिडक्शन ले पाते हो। छोटी चीजें होती है जो कंज्यूमेबल होती है, जो एक साल के अंदर कंज्यूम हो जाती है, उनका शायद डायरेक्टली आप एज अ बिजनेस ले सकते हो, पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी। डायरेक्टली क्लेम नहीं कर पाएंगे आप, आपको बुक्स बनानी पड़ेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट। ये दो जब आप बनाएंगे, उसमें से जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर आपको टैक्स देना है। तो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कुछ और एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, यहाँ आपका टर्नओवर लिखेंगे, नेट में जो प्रॉफिट आएगा टैक्स देंगे। ओके। अच्छा पराग, ये पॉसिबल है कि मेरे फैमिली मेंबर में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी कोई अदर इनकम नहीं आती है, तो मैंने उनके नाम पे डीमैट अकाउंट खोला या कोई क्रिप्टो अकाउंट खोला और मैं वहां से ट्रेड करके अपना काफी सारा टैक्स लीगली बचा सकता हूँ? तो ये पॉसिबल है? इसमें दो चीजें आ जाती हैं। इसमें क्या होता है कि क्लबिंग ऑफ इनकम का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम अगर आप आपकी वाइफ को दे रहे हो या वाइफ आपको दे रही है, तो यहाँ एक आपको गिफ्टिंग, सी गिफ्टिंग इन इनकम टैक्स इज टैक्स एग्जेम्प्ट। आप किसी को भी कुछ भी गिफ्ट देते हो रिलेटिव को, तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। पर अदर देन रिलेटिव को दे रहे हो तो सिर्फ 50,000 तक दे सकते हो, उसके ऊपर वो उसकी इनकम मान ली जाती है कि आपको फ्री में पैसा मिला तो ये आपकी इनकम है। अब अगर हम घर पे फैमिली मेंबर्स की बात करें तो सब रिलेटिव में आ जाते हैं डेफिनेशन में कहीं ना कहीं से। इनको अगर मैं कुछ ट्रांसफर कर रहा हूँ तो बाय ट्रांसफर जो मैंने दिया ट्रेडिंग करने के लिए, जो उनको पैसा भेजा है, वो टैक्स में कुछ नहीं इम्प्लीकेशन है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप आपकी वाइफ को या आप आपकी बेटी को दे रहे हो तो इन दो केसेस में ये क्लबिंग में आ जाता है। और ये अगर उससे ट्रेड करके कुछ गेन कर लेते हैं तो वो क्लबिंग मतलब आप पे ही वापस आ जाता है, आपको उस पर टैक्स देना होता है। तो ओके। लीगली अगर तो आप आपके भाई को दे रहे हो और वो ले रहे हैं तो वो गिफ्ट आ गया और वो अर्न कर रहे हैं, तो वहां क्लबिंग नहीं आएगा। पर दो केसेस में, या तीन केसेस बोल सकते हैं, आपके वाइफ को, आपकी बेटी को, या फिर आप अपने HUF को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी पूरी फैमिली के अकाउंट में अगर आप डाल रहे हो, तो यहाँ पे क्लबिंग आ जाता है। इस पैसे से कुछ दिक्कत नहीं है, इस पैसे से जो अर्न करेंगे उस पर दिक्कत है। वो जो भी अर्न करेंगे वो आपके ही उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये आप डाइवर्ट कर रहे हो इनकम। क्योंकि आपको टैक्स भरना था, आपने क्या किया, ऐसे पर्सन को दे दिया जिसको टैक्स नहीं भरना है। राइट, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पराग। मान लेते कि इस साल मैंने 2 लाख का प्रॉफिट करा किसी भी सेगमेंट में और मैंने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मुझे 3 लाख का लॉस हो जाते हैं, तो कायदे से मैंने 2 साल से कोई पैसा नहीं कमाया, बल्कि मैं नेट टू नेट लॉस में हूँ और गवर्नमेंट को मैंने टैक्स भी दे दिया। तो ये कैसे फेयर होगा, या कोई सेटअप या कोई तरीका है हमारे पास जिससे ये थोड़ा सा फेयर लगे? सी आपका सेट ऑफ के रूल्स होते हैं और कैरी फॉरवर्ड के भी रूल्स होते हैं। अगर आपको हम्म। कोई भी लॉस अगर इस साल में हो गया और वो आगे लेके जाना है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी, और वो भी टाइम पे भरनी पड़ेगी। भले आपकी कोई इनकम नहीं थी, लॉस था, कुछ भी था, ये अगर आप आगे ले जाना चाहते हो इस लॉस को और अगले साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ करना चाहते हो, तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी और टाइम पे भरनी पड़ेगी। लेट भरेंगे तो भी ये लॉस चला जाएगा, आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो भी ये लॉस चला जाएगा। दूसरा सेट ऑफ, अब ये सेट ऑफ क्या होता है, अगर आपको एक सेगमेंट में कहीं गेन हो गया और एक सेगमेंट में कहीं लॉस हो गया, तो उस लॉस और गेन को सेट ऑफ कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट ने उसके रूल दिए, जैसे अगर आपके बिजनेस आपने इंट्राडे किया और उसमें लॉस हो गया, तो आप वो सिर्फ इंट्राडे के या फिर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में जितने बिजनेसेस आते हैं उनसे ही सेट ऑफ कर सकते हो, और सिर्फ 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बच गया अगर तो। और दूसरे बिजनेसेस है जैसे F&O, या फिर आपका नॉर्मल कोई और बिजनेस है, उसका कोई लॉस है जो आप ले जाना चाहते हो, वो 8 साल तक ले जा सकते हो, और वो दूसरी जगह से भी सेट ऑफ कर सकते हो। दूसरी जगह मतलब कैपिटल गेन से, लेकिन सैलरी से नहीं कर सकते बस। तो सैलरी छोड़ के बाकी सारे, अगर आपका रेंटल इनकम आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी से, वहां से कर सकते हो। इंटरेस्ट
इनकम आ रही है उससे कर सकते हो, कहीं और आपका गेन हो रहा है तो आप उसको इस लॉस से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर इंट्राडे है तो वो नहीं कर सकते। ओके। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लेते हैं मेरी 5 लाख की सैलरी है हम्म। और 5 लाख का मुझे लॉस हो जाता है कैपिटल मार्केट में, तो नेट टू नेट मुझे कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं देनी? नहीं, आपको टैक्स लायबिलिटी देनी है। आपका जो लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो, लेकिन क्योंकि वो सैलरी से सेट ऑफ हो नहीं सकता, तो ओके। सैलरी में टैक्स आएगा नहीं, क्योंकि वो स्लैब रेट के हिसाब से और अप टू 12 लाख पे टैक्सेशन नहीं, तो वहां टैक्स नहीं आएगा। लेकिन जो 5 लाख है वो सेट ऑफ नहीं हुआ है यहाँ, वो आप आगे के फायदे के लिए भी ले जा सकते हो। तो अगले साल अगर आपको 6 लाख का गेन हो जाता है तो ये 5 लाख उसको रिड्यूस कर देगा 1 लाख पे, और वो आपको टैक्स कम हो जाएगा। तो ज्यादा ठीक है, बेनिफिट है इनफैक्ट इसमें। अब सीधा सीधा समझते हैं, सीधा सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कितना परसेंट टैक्स हमें देना होता है? इट इज 20%, 20% देना होता है उसमें। 20%। लॉन्ग टर्म में कितना देना होता है? सी लॉन्ग टर्म में एसेट क्लास के हिसाब से होता है। अगर लिस्टेड इक्विटीज में आप कर रहे हो तो 12 महीने के अंदर, 12 महीने से ज्यादा अगर आपने होल्ड करके रखा है उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे। वहां 12.5% फ्लैट लग जाता है, लेकिन अप टू 1.25 लाख, 1.25 लाख का अगर आपका गेन है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर वो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, गोल्ड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो वहां 24 महीने लॉन्ग टर्म माना जाता है। और वहां पे आपको अगर 23 जुलाई 2024 से पहले कोई चीज खरीदी लैंड एंड बिल्डिंग, तो वहां ऑप्शन मिलता है 20% विथ इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर इंडेक्सेशन कुछ नहीं होता है। पहले कोई प्रॉपर्टी बहुत सस्ती होती थी जो आज करोड़ों में होती है, तो गवर्नमेंट ने उसके रूल्स दिए हैं कि उसको यहां तक कैसे लाएं, आज की वैल्यू के हिसाब से कैसे देखें, उसको ओके। इंडेक्सेशन बोलते हैं। तो वहां पे चेक करना होता है कि कौन सा फायदेमंद है मेरे लिए, वो मैं सिलेक्ट करके फाइल कर सकता हूँ। तो लॉन्ग टर्म अगर आपको सीधा सीधा समझना है तो 12.5% है, और शॉर्ट टर्म है 20%, बट थोड़ा सा नुएंसेस है उसके अंदर। ओके, और इंट्राडे और जो हमारे क्रिप्टोज के हमें पता ही है, इंट्राडे की जो स्पेकुलेटिव इनकम है वो स्लैब के हिसाब से लगेगी, वो राइट? स्लैब के हिसाब से लगेगी। ओके। पराग, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर हम ईटीएफ के थ्रू कोई गोल्ड लेते हैं या सिल्वर लेते हैं, या फिर कमोडिटीज के थ्रू कोई गोल्ड लेते हैं सिल्वर लेते हैं, दोनों के टैक्सेशन में कोई डिफरेंस है या बिल्कुल सेम है? तो कमोडिटीज या ईटीएफ के थ्रू लेते हैं तो वो आपके फंड, म्यूचुअल फंड जैसा हो जाता है, और वो लिस्टेड इक्विटीज में आ जाता है, इक्विटी। और उसमें तो वो 12 महीने का जो उसका पीरियड है वो लॉन्ग टर्म डिफाइन करने के लिए हो जाता है। बट अगर कमोडिटीज के थ्रू आप लेते हैं तो वो इक्विटी नहीं है। और वो बिकॉज जो ईटीएफ होता है, आप कर क्या रहे हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस कंपनी में, उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर आप जब कमोडिटीज में कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उसका एक्सपोजर ले रहे हैं उस कमोडिटीज का। इवन दो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, बट आप उसमें डायरेक्टली एक्सपोजर ले रहे हैं, इक्विटी नहीं है, तो उसमें 24 मंथ्स हो जाता है। रेट ऑफ टैक्सेशन डिफाइन तो वो 12.5 और 20% ही है, बट उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो लॉन्ग टर्म बनाने के लिए वो चेंज हो जाता है। ओके। अच्छा, मेरे को ना नॉर्मली क्या होता है कि जैसी लास्ट डेट होती है फाइलिंग की, तो उसके कुछ वीक्स पहले मैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है कि टैक्स हार्वेस्टिंग कर लो, अगर आपको थोड़ा सा टैक्स सेव करना है। ये टैक्स हार्वेस्टिंग होती क्या है, कैसे टैक्स सेव होता है इससे? ये बहुत समझने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है टैक्स हार्वेस्टिंग, बहुत इजी टर्म्स है। जैसे किसान अगर सही समय पे अपनी हार्वेस्ट कर ले क्रॉप, अपनी कटाई कर ले क्रॉप की, अगर वो अर्ली करेगा तो कच्ची रह जाएगी, और लेट करेगा तो वो सड़ सकती है। तो इसी टाइप से टैक्स का भी एक टाइमिंग है। अगर आप मार्च के दौरान पे आपके पास कुछ गेन पड़ा है बुक्स में, या लॉस पड़ा है जिसको अभी तक बुक नहीं किया है आपने, उसका आप टैक्स की स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, 1.25 लाख तक लॉन्ग टर्म एग्जेम्प्ट होता है। 1.25 लाख तक का गेन है अगर आपको, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अब होता क्या है कि अगर आप 5 साल तक एक कोई सिक्योरिटीज होल्ड करके रखे हो, जो 100 रुपए की ली थी और 500 रुपए की हो गई, तो आपको 400 पे टैक्स भरना है। पर आप क्या करो, हर साल जैसे ही 12 महीने कंप्लीट होते हैं, उसको 1 या 2 दिन बाद, उसके 12 महीने कंप्लीट होने के, वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गया, और 1.25 लाख तक आप उसको बेचते जाओ। हर साल 1.25 लाख तक बेचते जाओ, तो क्या होगा, जब 5th ईयर में खड़े रहेंगे, तो मुझे जो कॉस्ट रहेगी वो 4th ईयर की रहेगी। सपोज 400 रुपए हुई तब, तो 500 - 400, 100 रुपए पे टैक्स देना है, एज कंपेयर टू पहले 400 पे देना था। इसको गेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं। सिमिलरली लॉस हार्वेस्टिंग होती है, आपके पास बुक में लॉस पड़ा है, अभी वो कुछ काम का नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको बुक कर लिया, तो वो आप आपके गेन से सेट ऑफ करके नेक्स्ट टाइम उसको गेन पे कम टैक्स दे सकते हो। और आपको करना कुछ नहीं है, वो बुक करना है और सेम प्राइस पे खरीद लेना है। तो आपके नेट में अच्छा। इंपैक्ट नहीं आया, पर टैक्स में बहुत इंपैक्ट आ गया।
तो सिंपली ये है कि मैंने 10 ट्रेड लिए थे शॉर्ट टर्म में। तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपीज अर्न कर लिए, ठीक है। लेकिन मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो शॉर्ट टर्म की ही है, लेकिन उनमें 50,000 रुपये मेरे को लॉस दिखाई दे रहा है। तो मैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले जस्ट उनको मैं सेल कर देता हूँ, ताकि मेरा नेट प्रॉफिट 50,000 रह जाए। फिर मैं अगेन उनको बाय कर सकता हूँ, राइट। तो मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 50,000 रुपये रहेगी, करेक्ट। राइट। मैं ठीक हूँ? करेक्ट। ठीक है। अच्छा, पराग, मान लेते कि कोई नौकरी पेशा है जिसकी 4 लाख 5 लाख रुपए इनकम आ रही है, और उसने कोई भी इनकम ट्रेड करके कैपिटल गेन के थ्रू आई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के थ्रू आई, क्रिप्टो के थ्रू आई। तो प्लान माई टैक्स प्लेटफॉर्म पे मैं कैसे जान सकता हूँ कि मेरी टैक्स की लायबिलिटी है क्या, कितना मुझे टैक्स पे करना है? सी प्लान माई टैक्स कुछ नहीं है जो हमने क्रिएट किया है, इट इज एन एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म। जैसे आप जितने ओके। ट्रेड्स और इतने एसेट क्लास की बात कर रहे हो ना, इससे क्या समझ आता है कि एवरीथिंग इज बिकम डिफिकल्ट। टैक्स पेयर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट होती जा रही हैं, उनको समझ में नहीं आता, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो प्लान माई टैक्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि प्लान माई टैक्स एक वेबसाइट हमने क्रिएट करी है जो एआई पावर्ड भी है और सीए असिस्टेड भी है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आप सिर्फ एआई पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ सीएज की नॉलेज में भी कुछ कम हो सकती है, कहीं पे मिस कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमंस है। तो ह्यूमंस की नॉलेज नहीं, ह्यूमंस का एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है और एआई का नॉलेज मैटर करता है। अगर दोनों का बेस्ट मिक्स कर दें तो एआई पावर्ड टूल आपको दिख जाता है। एंड अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो मैंने आपको एक अपना प्लेटफॉर्म शेयर किया है। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपका आईटीआर होगा, आप अगर इजी आईटीआर में बिलीव रख रहे हैं तो आप खुद फाइल कर लें आईटीआर 1 और 4। अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड है तो सीएज हैं, इसमें हम ये आपको हेल्प करते हैं कि हमारे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं। आपको क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेट करना है, आपको एचआरए कैलकुलेट करना है, आपको टैक्स रिजीम चूज करना है कौन सा चाहिए, एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री फॉर आर यूजर्स। वो आएंगे, वो देखेंगे, आपका कैलकुलेटर से कुछ भी कैलकुलेट करना वो फ्री में यूज कर सकते हैं। टैक्स रिटर्न फाइलिंग अभी इस साल हम लोगों ने 100% कैशबैक भी रखा है, उनको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में उनका पैसा वापस आ जाएगा, जो हमें वो एज अ फीस पे करेंगे। अगर वो खुद फाइल कर रहे हैं तो 999, अगर वो सीए के साथ जा रहे हैं तो 2499। इट विल डायरेक्टली गिवन बैक टू देम ओनली, उनको ही वापस जाएगा। कहीं से हम उसमें शेयर या काट नहीं रहे हैं और किसी वॉलेट में नहीं दे रहे हैं, बैंक अकाउंट में ही वापस दे रहे हैं। पर अब मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मेरा टैक्स फाइलिंग है वो ITR 1 में जाना है, 2 में जाना है, 3 में जाना है, 4 में जाना है? कोई सिंपल तरीका जिससे मैं ये जान सकता हूँ कि किस में जाना है मेरा टैक्स फाइलिंग? बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे यही 4 का बाइफरकेशन दिया है, किसी को कुछ समझे नहीं तो। अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है और आपके पास 2 घर से कम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से कम है, मतलब आप ओके। थोड़े से छोटे एसएससी हो जाते हो और इजी टैक्स फाइलिंग है, तो आईटीआर 1 में चले जाते हो। जैसे ही आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हो जाते हैं, कैपिटल गेन लिमिट से बढ़ जाता है, हाउस 3 से ज्यादा हो जाते हैं, इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो आप आईटीआर 2 में चले जाते हो। अब इन दोनों ओके। में अगर आप सिर्फ बिजनेस इनकम ऐड कर दो और तो वो आईटीआर 3 में। अब आपके यूजर्स को मैं बता दूं, क्योंकि आपके यूजर्स इन्वेस्टमेंट मार्केट से रिलेटेड लोग हैं, तो वहां पे अगर आप एफ एंड ओ करते हो या इंट्राडे करते हो, ये बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाता है। और ये बिजनेस की डेफिनेशन में आता ही आपका आईटीआर बदल जाता है, वो आईटीआर 3 आईटीआर 4 में आता है। अब 4 में आपको एक वर्ड दिख रहा है, प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव है कुछ हम्म। नहीं है, छोटे टैक्स पेयर्स के लिए। उनको गवर्नमेंट ने बोला आप बुक्स मत बनाओ, आप सीधा इनकम लो, टर्नओवर लो, और टर्नओवर से सीधा प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दो कि आपकी कितनी इनकम है और मुझे टैक्स दे दो। नॉर्मली होता क्या है, आप पीएनएल पूरा बनाते हो, आप इनकम लिखते हो, जितनी इनकम्स हैं उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हो, नेट प्रॉफिट पे आते हो और वो आप एज इनकम दिखाते हो। प्रिजम्पटिव ने, गवर्नमेंट ने बोला सी ठीक है, आप छोटे हो, आपने बुक्स नहीं बनाई है, आप एक काम कीजिए, आप सीधा टर्नओवर का 1% मुझे टैक्स दे दीजिए। इस तरीके से आईटीआर 1 2 3 4 का क्लासिफिकेशन है। और भी आईटीआर होते हैं 5 6 7, बट हमें, मुझे नहीं लगता कि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड अभी यहाँ जरूरी है लोगों को समझने। हाँ, जो आपने डेफिनेशंस दिए, जो पॉइंट्स दिए ITR 1 2 एंड 3 के, अब इसमें दो दो तीन कंफ्यूजन है मुझे। एक तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं दिख रहा है मुझे, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि किस में जाएगा? अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है तो वो आईटीआर 2 में चला जाता है सीधा। ओके, या ठीक है। फिर तो अगर शॉर्ट शॉर्ट टर्म, टर्म कैपिटल गेन है तो वो ITR 2 में ही जाएगा, 1 हाँ, में वन नहीं में नहीं जाएगा। जाता है शॉर्ट टर्म, 1 में नहीं जाएगा शॉर्ट टर्म। मतलब 1 में सिर्फ यही है कि इनकम, कैपिटल गेन, सैलरी,
अगर बिजनेस ऐड हो जाएगा तो वो 3 और 4 में चला जाएगा, अगर शॉर्ट टर्म ऐड हो जाएगा या 1.25 लाख से ऊपर चला जाएगा तो 2 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 1.25 लाख से नीचे नीचे एग्जेम्प्टेड होता है वैसे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एग्जैक्टली राइट? एग्जैक्टली, इसीलिए उसको उसमें रखा है, मतलब इजी रखा है। ITR 1 बहुत इजी ठीक। होता है। ठीक है, अगर मेरा क्रिप्टो भी ऐड हो गया तो भी ITR 2 में जाएगा? सी क्रिप्टो के नेचर पे डिपेंड करता है, अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसको एज अ बिजनेस बना लिया है आपने, आपका मेन बिजनेस हो गया है, तो ITR 3 में चला जाएगा। अदरवाइज वो आपका ITR 2 में भी जा सकता है। ओके। तो हम कैसे जान सकते हैं कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी क्या बन रही है? तो इसका कोई आप डेमो दे सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे हम कैसे कैसे अपनी इनकम नॉमिनल, अगर हमें कुछ पुट करना हो कि ये मेरी इनकम है, ये मेरा कैपिटल गेन आया है, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी क्या बन रही है, तो उसका एक बिल्कुल डेमो आप बता देंगे तो बेटर होगा। बिल्कुल, ये हमारा एक AI चैटबॉट है। अगर आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन एंड फाइलिंग नहीं करनी है, आपको पहले समझना है कि मेरा कितना टैक्स बनता है, तो आप यहाँ आएंगे। आप सीधा आपका फॉर्म 16 जो सैलरी से आपको मिला है या कहीं से आपका TDS कटा था और आपने यहाँ पे अपलोड किया, तो वो उसमें से इंफॉर्मेशन पार्स करके आपको बता देगा कि इतना टैक्स आपका बनता है और इतना TDS कटा है। आप यहां से भी जा सकते हैं, यहाँ से आपका पूरा टैक्स कैलकुलेट कंप्यूटेशन भी बना के देगा, बट वो एग्जैक्ट नहीं रहेगा, बिकॉज आपने कम इंफॉर्मेशन दिया है, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करके और चेक करना चाहेंगे तो आपको सब कुछ वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा। डेमो के लिए मेरे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मेरे पास। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके आपके डॉक्यूमेंट डालेंगे, और मैं सजेस्ट करूंगा मैं किसी का इन्फॉर्मेशन डालू भी नहीं यहाँ, क्योंकि पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। राइट। पब्लिकली सब देख रहे हैं, तो सब अपना अपना यहाँ पे कैलकुलेट करें। हम लोग डेटा प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, किसी का डेटा मुझे नहीं दिखता, एवरीथिंग इज एनक्रिप्टेड। तो पराग, ये AI टैक्स असिस्टेंट सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है? इसके लिए कोई ये प्लान वगैरह लेने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, ये AI असिस्टेंट हमने सबके लिए फ्री रखा है। इनफैक्ट मैंने तो ITR फाइलिंग भी सबके लिए फ्री रखा है, तो उसमें ओके। पैसे लेने इस की। फाइनेंशियल ईयर ITR फाइलिंग सबके लिए फ्री है। करेक्ट। पर किस केस में ऑडिट एप्लीकेबल होता है, जैसे अगर हम आपने, ट्रेडर और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? हाँ बिल्कुल, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तो अगर आपने सपोज F&O इतना ज्यादा कर लिया है कि वो 10 करोड़ के ऊपर चला गया है, या इंट्राडे आपने इतना कर लिया कि 10 करोड़ के ऊपर चला गया है, तो आप पे मैंडेटरी टैक्स ऑडिट हो जाता है। और टैक्स ऑडिट सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। तो वो कोई आपको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रॉपर बुक्स बनवा के उनका ऑडिट करा के ही आपका रिटर्न फाइल होगा। ठीक है, अभी 10 करोड़ कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे कि मान लेते हैं कि निफ्टी का लॉट साइज 17 लाख रुपीज का है, तो हम्म। अगर मैं डेली 17 लाख रुपीज का खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो 10 करोड़ तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्या हम ऐसे कैलकुलेट करते, कैसे करते कैलकुलेट? हाँ, तो मैंने बीच में आपको बताया था, यहाँ एब्सोल्यूट टर्म्स में करते हैं, वो 70 लाख की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते हैं। आपने कुछ ऑप्शन प्रीमियम दिए और लिए होंगे, या फिर फ्यूचर्स में आपका जो नेट में माइनस और प्लस फिगर्स आ रहा है, जितना नेट गेन या नेट लॉस हुआ है, उनमें से प्लस और माइनस साइन हटा के उनको हम टर्नओवर मानते हैं और उन सबको ऐड करते हैं, फिर चेक करते हैं कि टर्नओवर कितना हुआ। ओके, तो मैं ये सही समझ रहा हूँ कि मान लेते हैं कि मेरे को आज 5,000 रुपये का प्रॉफिट आया, और मान लेते हैं कि मुझे कल 2,000 रुपये का लॉस आया, तो मेरा टोटल टर्नओवर 7,000 रुपीज हो गया, करेक्ट, राइट? परफेक्ट सर, परफेक्ट। ओके। अब किस केस में आकर के मुझे CA को हायर करना चाहिए? सर देखिए, अगर आपका ITR 1 होता है या ITR 4 होता है, जहां पे बहुत आप ट्रेडर इन्वेस्टिंग नहीं करते, वैसे आपकी जनता तो पूरा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से भरी हुई है, बट अगर आपको इनकम टैक्स समझ रहा है, आपको न्यूएंसेस समझ रहे हैं और ITR 1 और 4 होते हैं, तो खुद फाइल कर सकते हैं आप, बहुत ईजी है। पर अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो इस पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए फाइलिंग। तो आप हमेशा CA की हेल्प लें, या किसी और एक्सपर्ट की जो टैक्स एक्सपर्ट है, जिसने टैक्स पढ़ा हुआ है, जो इस पे काम कर रहा है, उसकी हेल्प लें, सो दैट आपका कुछ गलत ना जाए। अगर गलत जाता है तो आपको नोटिस आ सकते हैं, डिमांड आ सकती है नोटिस में टैक्स की, उसके साथ पेनल्टी भी आ सकती है, क्योंकि हम भले गलत कर नहीं रहे हैं पर हमसे गलती हो सकती है। सो वेन एवर आपका कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, आप स्पेक्युलेटिव है, नहीं समझ रहा है रूल्स क्या है, सेट ऑफ क्या है, कैरी फॉरवर्ड क्या है, हमने बहुत सारी बातें करी यहाँ। अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है और आपको लग रहा है थोड़ा भी डाउट है और आपको नहीं पता है उसके बारे में, तो आप खुद भरने ना जाए, आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें। अच्छा, मेनली पराग ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि जब हम कैपिटल मार्केट में काम कर रहे होते हैं ना, तो पैसा अर्न करने के चक्कर में हम सभी सेगमेंट ट्राई कर लेते हैं। मतलब शुरुआत इंट्राडे से होती है, फिर इंट्राडे में लॉस हो जाता है, फिर उसके बाद लोग सोचते हैं ऑप्शंस में पैसा बन जाएगा, फिर ऑप्शन में भी लॉस होता है। फिर धीरे धीरे ना कुछ लोग तो या तो मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं या फिर इन्वेस्टर बन जाते हैं,
इन्वेस्टर भी वो बनते हैं जो स्टॉक प्रॉफिट में नहीं आते, वो इन्वेस्टमेंट के पड़े होते होंगे सालों सालों तक, और वो कहते हैं मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा था, वो रखा लॉन्ग टर्म के लिए होता नहीं है, वो लॉस हो गया था तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रखा था। तो ये बहुत सारे सेगमेंट हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद इतने सारे टैक्स के झोलझाल हमारे बीच में आ जाते हैं। तो आप सजेस्ट करिए कि अगर कोई ट्रेडर इन्वेस्टर ट्राई कर रहा है, मार्केट के अंदर आ रहा है, तो कौन सी चीज के ऊपर पहले कोशिश करे ताकि ये टैक्स वैक्स के झोलझाल थोड़े से कम हो जाए, उसके लिए शुरुआत में ना आए, बाद में वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। देखो, अगर सबसे इजी टैक्स फाइलिंग रखनी है तो सबसे बेस्ट होता है लॉन्ग टर्म। आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, 1 साल से ज्यादा आपके पास होल्ड करना चाहिए। सबसे आसान, सबसे कम टैक्स, सबसे डिस्काउंटेड टैक्स उसमें होता है। तो अगर कोई भी शेयर आप खरीद रहे हो तो उसको 12 महीने तक एटलीस्ट रख के होल्ड करके रखें। और उससे आपका दूसरा भी चीज होता है, आप सेफ्टी नेट पे ज्यादा चले जाते हैं। मार्केट के ऊपर नीचे जो आते हैं उससे टेंशन आपको कम होती है, टैक्स भी कम होता है, और ओवरऑल आपका पीस ऑफ माइंड हो जाता है। पर अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि आप नया नया ट्राई करने के लिए एफ एंड ओ में जा रहे हैं, ट्रेडिंग में जा रहे हैं, तो एफ एंड ओ सबसे लास्ट में चूज कीजिए, क्रिप्टो उससे भी लास्ट में यूज कीजिए। आप शेयर से स्टार्ट कर सकते हैं, और शेयर्स भी वो शेयर्स जिनका आपने थोड़ा एनालिसिस किया हुआ है। आप एक एक करके, एक एक स्टेप करके लें। जस्ट बिकॉज मार्केट में इतने सारे एसेट क्लास हैं, आप टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखें, आप नॉर्मल जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना ज्यादा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड वो एसेट है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड उसका टैक्स है। तो इजी से स्टार्ट करें। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड सबसे आसान होता है, सबसे इजी उसका टैक्सेशन होता है, और इन्वेस्ट करना भी सबसे आसान होता है। एक चीज और है, 100% कैशबैक। अभी कैशबैक हमें कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसका क्या रूल है? और अगर कैशबैक 100% मिलना ही है तो फिर आप स्टार्टिंग में पैसे ही मत लो, डायरेक्ट ही जीरो कर दो। इसका बहुत अच्छा एक मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अगर मैं आज एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो लोगों को भरोसा नहीं है मुझ पे, क्या, क्योंकि वो अपना फाइनेंशियल डेटा मुझे दे रहे हैं, वो टैक्स फाइलिंग करवा रहे हैं, तो वो नॉर्मली अपने सीए से कराते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट होता है। तो ये जो ट्रस्ट बोला ना मैंने, ये करने के लिए हमने आइडेंटिफाई किया कि मैं किसी मार्केटिंग एजेंसी, मैं किसी पर्सन को पैसे दूं और मैं उससे ऐड करवाऊं, तो ये पैसा वेस्ट है। ना मेरे काम आया, ना मेरे यूजर्स के काम आया। हमने ये राइट। एक नया आइडिया निकाला कि जो हमसे ट्रस्ट करके हमसे फाइलिंग करा रहा है, ये जो कॉस्ट मैं बाहर पे करता, मैंने यूजर्स को दे दी। यूजर्स को देने से ये फायदा हुआ, उनको एक तो ट्रस्ट आया कि मैंने इनसे ट्रांजेक्शन किया, मेरा पैसा भी वापस आया। दूसरा, उनके लिए भी विन सिचुएशन है, मेरे लिए भी विन सिचुएशन है। आज वो मुझसे जुड़ते हैं, उनको अच्छा लगता है कि मैंने काम करके दिया, अच्छा काम करके दिया, तो आज ही 4 लोगों को बोलेंगे और कल 40 लोगों को बोलेंगे। तो मैं ट्रस्ट बेसिस पे चल रहा हूँ, ना कि ट्रांजेक्शन बेसिस पे। इसीलिए वो राइट। ट्रांजेक्शन रखा है। ठीक है, अब कैशबैक कैसा आएगा हमारे पास? मान लीजिए मैंने पे कर दिया 2499 सी असिस्टेंट ले लिया, मेरी आईटीएफ फाइल हो जाती है, अब कैशबैक कब आएगा, कैसा आएगा, इसके ऊपर कोई टर्म एंड कंडीशन कुछ है ऐसा? सी, अगर आप इसमें देखेंगे आपको कहीं स्टार मार्क नहीं दिख रहा होगा, तो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने रखी ही नहीं है। आपने बस पे किया, आप फाइल आगे करते हैं नहीं करते हैं, आपको ट्रायल बेसिस पे सिर्फ ऑनबोर्ड होना था। आप पे कर दीजिए, आपका जैसे ही मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा कि पैसा आया है, क्योंकि नॉर्मल बैंकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है यूपीआई कि आपने किया और मुझे तुरंत आ गया। ये कंपनी और आपके बीच का गेटवे है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। नॉर्मल बैंकिंग प्रोसेसेस में मुझे इतना टाइम लगेगा, इसलिए मैं 3 दिन बोल रहा हूँ, वैसे मैं 1 दिन में आपका पैसा वापस कर देता हूँ आपके बैंक अकाउंट में। ओके, गॉट इट। आई थिंक पराग, आपने लगभग हमारे सभी टिपिकल जितने भी हमारे क्वेश्चंस है तो उसका बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया है, तो मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। वैसे कमेंट बॉक्स के अंदर जितने भी यूजर है आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम का कोई भी मेंबर कोई टिपिकल टैक्स के क्वेश्चन है तो प्लीज उनका रिप्लाई कर दे कमेंट्स पर आकर के। और थैंक यू फॉर यूर वैल्यूबल टाइम पराग। और आई होप कि 4-5 दिन बचे भैया, जिनको भी करना है कर लो, फ्री में सर्विस मिल रही है, तो अभी कंपनी पे कर रही है, फायदा उठा लो। और अगले साल के अगले साल देखेंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर में इस फाइनेंशियल ईयर का तो काम करे कम से कम एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ओके पराग, थैंक यू सो मच पराग। थैंक यू। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, थोड़ा सा एजुकेशन जो मैंने सीखा है वो दे पाऊँ किसी को। राइट राइट राइट। ओके ओके पराग, थैंक्स अ लॉट।